हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ईडू पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम 7वीं क्लास की जो एसएसटी की किताब है उसका पहला अध्याय यानी पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं हम सीधा स्क्रीन पे और देखते हैं जो पहला चैप्टर है उसकी पीडीएफ हमारे पास है, तो उसी से हम पढ़ते हैं। और पहला चैप्टर क्या है, वो पर्यावरण है, यानी पर्यावरण। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। अब पर्यावरण क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें। तो आप साधारण शब्दों में ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें, चाहे वो जीवित हों चाहे निर्जीव हों, सजीव या निर्जीव, जितनी भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, जानवर हैं, मिट्टी है, पेड़ है, पौधे हैं, तालाब हैं, हवा है, इन सबको मिलके यानी हमारे आसपास का जो आवरण यानी जो हमारे चारों ओर की जो चीज़ें हैं उन्हीं को मिला के पर्यावरण बनता है, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। तो ये मतलब सिंपल शब्दों में आप समझ लीजिए कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वही ही पर्यावरण कहलाता है। क्योंकि पर्यावरण जो है, अब इसकी थोड़ा हम शब्द पे चलते हैं। इस क्या लिखा, देखिए ऐसे लिखा जाता है ना, पर्यावरण। तो ये दो शब्दों से बना है, परि प्लस आवरण। आवरण का मतलब ये होता है जो जिससे हम ढके होते हैं। अब यहाँ चूंकि हम ढके नहीं होते हैं, मतलब हमारे चारों ओर का जो चारों ओर की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उससे हो गया। परि मतलब चारों तरफ की, तो हमारे आसपास या चारों तरफ के हमारे आसपास के जो आवरण हैं, जो वस्तुएं हैं, हमारे आसपास जो चीज़ें स्थित हैं, अवस्थित हैं, उनको मिला के ही पर्यावरण बनता है। तो ये हो गया पर्यावरण के बारे में। लेकिन अभी हम पर्यावरण की जो है उसके परिभाषा में भी चलते हैं। अब ये जो आपके लिखा है शुरू का, इसमें 2-3 बच्चे हैं जो आप स्कूल खुलने के बाद जाते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि हमने गर्मी की छुट्टियों में क्या देखी, आपने क्या देखा। तो फिर वो अपने अध्यापक से पूछते हैं, तो फिर उनके अध्यापक बताते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए पर्यावरण क्या होता है, तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। समझ गए होंगे आप। फिर से एक बार देखते हैं कि ये बता रहा है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जहाँ भी पूछेगा कि प्रकृति के या पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आप उसकी समझ लीजिए परिभाषा है। यानी हमारे चारों ओर, जैसे मान लो हम जीवित हैं, आप भी जीवित हैं, तो जीवित जो है हमारे चारों ओर जो लोग पाए जाते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, बाजार में लोग हैं, घूम रहे हैं, ये हो गए। स्थान हमारा घर हो गया, विद्यालय हो गया, बाजार हो गई, पड़ोसी का घर हो गया, पार्क हो गया, ये चीज़ें सड़क हो गई। वस्तुएं बहुत सारी हैं, ये चीज़ें मिलके। एवं प्रकृति का मतलब प्रकृति की जो चीज़ें जितनी हैं, मिट्टी है, जल है, हवा है, प्रकृति में जो मिनरल पाए जाते हैं, तो ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, पर्यावरण कहे जाते हैं। अब यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। अब ये ध्यान दीजिए कि जो पर्यावरण है वो क्या है, प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। कैसे, एक चीज देखिए, इसमें दो शब्द इन्होंने दिया कि प्राकृतिक एक तरफ है, मानव निर्मित यानी मानव मतलब मानव द्वारा बनाया हुआ, निर्मित मतलब बनाया हुआ। अब मानव क्या बनाता है, घर बना दिया, सड़क बना दी, नाला बना दिया, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना दिए, बनाता है मानव। फैक्ट्री बना दी, हैं, बाजार पूरा बना दिया, गाड़ी बना दी, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें आम। तो ये मानव निर्मित पर्यावरण है, यानी हमारे आसपास ये भी चीज़ें मिलती हैं, तो ये मानव निर्मित हो गई। प्रकृति निर्मित क्या हो गया, जैसे जल, पर्वत। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि हिमालय हमने बना दिया है, किसी हमारे पुराने ज़माने के किसी पूर्वज ने हिमालय ला के खड़ा कर दिया, तो हिमालय प्रकृति ने बनाया है।
ऐसे नदी, अब गंगा नदी ऐसा नहीं है कि किसी मानव गया वहाँ से पाइप लगा के गंगा नदी उठा लाया। गंगा नदी प्रकृति से बनी है, ये प्राकृतिक परिघटनाओं के स्वरूप और ये निरंतर चल रही हैं। तो ये हो गया जंगल, क्योंकि ये प्रकृति, इनका पोषण प्रकृति के द्वारा होता है, इसमें मानव मतलब ये निर्भर करते हैं, इनका अस्तित्व जो निर्भर होता है वो प्रकृति पे क्या बोलते होता है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो ये प्राकृतिक हो गए और इधर जो है वो मानव निर्मित हो गए। तो यही चीज़ें हो गई कि पर्यावरण क्या होता है कि हमारे आसपास का जो चीज़ वस्तुएं होती हैं, चाहे जीवित हों चाहे निर्जीव हों, वो पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब इसके अलावा पर्यावरण के दो घटक होते हैं। पर्यावरण के क्या होते हैं? दो घटक होते हैं, वो देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा है? जीवीय और अजीवीय। इसको आप लिख सकते हो सजीव और इसको आप लिख सकते हो निर्जीव। क्या? निर्जीव। अब सजीव में क्या है? सभी पादप जंतु। अब हम लोग जंतु में आते हैं। पेड़ भी जैसे सजीव होते हैं, पेड़ सांस लेते हैं। जितने भी छोटे मोटे सूक्ष्म जीव तक आते हैं वो सब किस में आएंगे? सजीव में। सजीव में जैसे मनुष्य हो गया, गाय भैंस जानवर हो गई, पेड़ हो गए, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आ गए, सब नहीं, मछलियाँ हो गई जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सब जो जीव हो गए, जितने भी जीव मतलब प्रजातियाँ हो गई, ये क्या हो गए? जीव जंतु पादप, ये सब क्या हो गए? सजीव हो गए, जीवी हो गए। निर्जीव में क्या आ गए? संसार में जो स्थल हैं, स्थल में जैसे पर्वत हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गई। अब ऐसा तो है नहीं मिट्टी में जान होती है, मिट्टी सांस लेती है, नहीं। और इनसे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हो गई हैं, गाड़ी हो गई, मोटर गाड़ी एक ही है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ मेज हो गया, मेज, तो ये सब क्या हो गए? ये निर्जीव हो गए। और सजीव जो जीवित है। इतना समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और इस चित्र को देखते हैं। पर्यावरण के घटक, ये आपको दिख रहा है पर्यावरण के घटक। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें दी गई हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिखा है? ये मानव निर्मित। मानव निर्मित क्या है? पुल हमने बनाया है, मानव ने। पार्क, इमारत, सड़क, स्मारक, उद्योग, तो ये सब चीज़ें जैसे उदाहरण है, ये मानव निर्मित है। तो इसे आप ध्यान से बच्चों नोट कर लो। आपकी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि मानव निर्मित 4 वस्तुओं के या 4 चीज़ों के उदाहरण दीजिए, 4 नंबर का या 2 नंबर का, या मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा ऐसा पर्यावरण के वो तत्व जिनका निर्माण मानव ने खुद किया है, तो वो मानव निर्मित हो गए। ये हो गया। प्राकृतिक निर्मित, जैसे स्थलमंडल। स्थलमंडल मतलब ज़मीन पे जितनी चीज़ें हैं, पानी है, जंगल है, नदी है, पर्वत है, ये हो गए। वायुमंडल। अब वायुमंडल में जो हवा है, ये प्रकृति के ये प्राकृतिक जो संरचना है उसका हिस्सा है। जलमंडल, पानी, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। सजीव मंडल मतलब जो तीनों मिला के, जहाँ पे सजीव मंडल मतलब ऐसा मंडल जिसमें जीव रहते हों, चाहे वो स्थल पे हो, चाहे वो जल में हो, चाहे वायु में हो। समझ गए कि नहीं? जैसे जल में समुद्र, स्थल के नीचे समुद्र है, तो समुद्र में भी मछलियाँ रहती हैं, जीव रहते हैं, ये हो गया। और ज़मीन से, स्थल से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग वहाँ रहते हैं। जैसे हवाई जहाज़ है, उसमें उड़ रहे हैं, या ऊपर जैसे अंतरिक्ष में बहुत सारे जो अनुसंधान केंद्र हैं, उसमें भी जाके लोग रहते हैं, सजीव हैं। वो सारा जो उतना विस्तार हो गया, वो आपका सजीव मंडल हो गया। ये हो गया। अब पर्यावरण के 2 घटक हो गए, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि मानव निर्मित में इन्होंने कुछ दे रखा है कि मानव ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। जैसे अब मानव से हमारे पूरे उससे क्या बनता है। जैसे एक इंसान, अब चूँकि एक जो हर मानव है अपने आप में एक इकाई है। जैसे हम आप हैं, तो हम आप तो अकेले हैं, लेकिन हमारा परिवार है, आपका परिवार है, लेकिन जिस वो परिवार जहाँ रहता है वो एक समुदाय है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं, कोई गांव होगा, कोई मोहल्ला होगा, कोई गली होगी, कोई शहर होगा। उसके बाद फिर उनमें भी बहुत सारे लोगों का अलग अलग धर्म होने लगता है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। तो ये धर्म हो गए। इसके बाद शिक्षा।
अब हम अपने हिसाब से हमने अपने हिसाब से शिक्षा बना दी कि फर्स्ट जैसे आप एजुकेशन सिस्टम की पढ़ाई के बारे में, कौन कितना पढ़ा है, कौन किस क्लास में पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, ये चीज़ें। फिर उसी हिसाब से आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित गतिविधि है कि लोग बड़े हो गए तो जैसे आप पर ज़्यादा आप इंटर पढ़ लिए, ग्रेजुएट पढ़ लिए, उसके बाद हम नौकरी की तलाश में जाते हैं तो फिर पैसे, नौकरी कैसे, फिर उसके लिए हम अब कोर्स करते हैं, जो पढ़ाई पढ़ते हैं उस हिसाब से हम नौकरी करते हैं, तो वहाँ से हमें मुद्रा यानी पैसा मिलता है। बाज़ार है, बाज़ार में लोग व्यापार करते हैं, तो ये आर्थिकी हो गई। और राजनैतिक, अब पूरा देखिए, जैसे भारत का यहाँ पे नक्शा बना के दे दिया, तो राजनीतिक का यानी हम ही लोग क्या है, राजनीति करते हैं। राजनीति का मतलब क्या है, एक देश है तो देश में राजनीति यानी जो उसका एक प्रणाली बनी पड़ी है, सिस्टम बना पड़ा है कि कैसे वोट दिया जाएगा, तो कैसे हम अपना पार्षद चुनेंगे, कैसे प्रधान चुनेंगे, कैसे नेता एमपी चुनेंगे, कैसे एमएलए चुनेंगे, प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, राष्ट्रपति कैसे बनेंगे, उपराष्ट्रपति कैसे बनेंगे, किसका क्या कार्य होगा, समझ गए, पार्टी कैसे बनेगी, वोट कैसे डाला जाएगा। तो ये पूरा राजनीतिक स्थिति हो जाती है। ये सब मानव निर्मित है, मानव ने, जैसे हम ही लोगों ने ये सब बनाया। ऐसा नहीं कि प्रकृति ने हमसे बोल दिया कि भारत में 4 पार्टी होगी और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारे द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है उसी के तहत हम वोट देते हैं, अपनी सारी चीज़ें निश्चित करते हैं। अब आगे चलते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। अब एक चीज़ और आप पढ़ लीजिए, आपने तो पढ़ लिया, एक यहाँ पे देखिए छोटा सा शब्द दिया गया है, शब्द उत्पत्ति, ये वाला, यानी जो पर्यावरण है, पर्यावरण है, इसे अंग्रेजी में क्या लिखा है, इन्वायरमेंट। ये शब्द क्या है, ये किस फ्रेंच शब्द, फ्रेंच भाषा होती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, ऐसे ही फ्रांस जो है वहाँ से निकली हुई भाषा है, वहाँ पे बोली जाती है, लेकिन दुनिया के और भी बहुत सारे हिस्सों में बोली जाती है। तो फ्रेंच भाषा का शब्द है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। पड़ोस मतलब हमारे आसपास का जो हिस्सा होता है, तो उसी से इन्वायरमेंट बना, उसी से पर्यावरण बना है। अब हिंदी में हमने बता दिया था पर्यावरण, आवरण मतलब जो हमारे आसपास का जो घेरा हुआ, जिसे मतलब हमारे आसपास की चीज़ें जिन्होंने हमें घेर रखा है, परि मतलब हमारे चारों तरफ, तो चारों तरफ आसपास की जो चीज़ें हैं हमें घेर रखी हैं, वही हमारा पर्यावरण हो गया। तो हिंदी में शब्द अलग था और हिंदी में जो इन्वायरमेंट शब्द है वो चीज़ें हैं। तो हमें लगता है आपके समझ गए होंगे। अब ऊपर ये दिया हुआ है यहाँ पे कि प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, ये सब चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए कि जो प्राकृतिक पर्यावरण उसमें उसके तत्व क्या क्या हैं और वो कितने प्रकार के, उसमें क्या क्या कौन कौन से मंडल समाहित होते हैं। अब देखिए ठोस स्थल मंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत, जैसे हमारी पृथ्वी ऐसे गोल है, मान लो ऐसे ही है, तो हम लोग क्या उसके परत पे ही तो रहते हैं, तो जो इसकी ये परत है, ये पूरी दुनिया में चारों तरफ ये स्थल मंडल है। अब यह चट्टानी एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। अब ये जो स्थल मंडल है, ये चट्टान, नीचे जो चट्टानी परत है उससे बना होता है और मिट्टी से ढका, यानी ऊपर जो होती है मिट्टी, हम लोग खोद के कृषि करते हैं तो उससे वो मिट्टी जो बनाते हैं, चट्टानों से मिट्टी बन गई है, तो मिट्टी में ही लोग अपनी फसलें उगाते हैं, पेड़ जमते हैं, उससे वहीं पे लोग अपना आवास बनाते हैं, तो मिट्टी से ढका होता है क्या, स्थल मंडल। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। यानी कैसा है, विषम धरातल होता है कौन, स्थल मंडल। इस पे क्या क्या स्थल मंडल पाए जाते हैं, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, नदी जो भी आती हैं ये स्थल मंडल पे हिस्सा, क्योंकि पृथ्वी के स्थल पे ही तो क्या है, पर्वत, पहाड़, वैसा नहीं हिमालय हवा में कहीं है या नीचे जाके है, तो वो पृथ्वी की स्थल मंडल यानी ऊपरी परत पे ही टिका हुआ है। पहाड़ हैं, पठार हैं, जैसे हमारे यहाँ दक्षिण में दक्कन का पठार है, नागपुर का पठार है, जब आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा। मैदान है, घाटी है, घाटी मतलब दो पहाड़ों के बीच की जो स्थल होता है घाटी होती है। नदियाँ हैं, समुद्र हैं, तो ये सब स्थल मंडल के ही हिस्से हैं। विषम इसलिए है कि अब जैसे यहाँ
पहाड़ है वहाँ पे जैसे पहाड़ है, ऐसे स्थल है तो ऐसे पहाड़ बना पड़ा, फिर यहीं से नदी भी आ गई तो ऐसे समतल भी कहीं है। तो ऐसे ऐसे उसकी जो पृथ्वी का धरातल है वो विषम है। ऐसे कि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी का धरातल एकदम हमेशा की तरह ऐसे समतल है, वो यहीं पे ऐसे कहीं पहाड़ है तो कहीं पे थोड़ा गड्ढे भी हैं ऐसे ऐसे, फिर कहीं पे थोड़ा ऐसे पठार भी उठा हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये समतल एकदम नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं। अब स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। वो हमारे जीवन में स्थल मंडल का उपयोग क्या है ये आप पढ़िए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन पाए जाते हैं, कृषि और मानव बस्तियों, यानी हम लोग जैसे हमारी बस्ती है दिल्ली में हम रह रहे हैं, तो दिल्ली के लिए इसके लिए हमें भूमि कौन दे रहा है? स्थल मंडल। अब ऐसा नहीं कि हम वायुमंडल में जाके घर बनाएंगे, टिकेगा ही नहीं, पानी में जाके डूब जाएंगे, तो हमें उसके लिए स्थल मंडल है। तो स्थल मंडल हमें वन, जंगल भी स्थल मंडल पे ही है, मानव बस्तियाँ हैं, खेती भी हम स्थल मंडल पे ही करते हैं, तो उसके लिए हमें भूमि प्रदान करते हैं। पशुओं के चरने के लिए चारागाह भी कहाँ मिलता है? स्थल मंडल पे। और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी जो जितने भी खनिज संपदा पाई जाती हैं, खनिज मतलब जैसे लोहा, तांबा, सोना, हम ये सब खनिज जानते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हवा से टपक गया, ये जमीन का स्थल मंडल जो है वहीं खोद के ज़मीन की खुदाई करके वहाँ से ये प्राप्त किया जाता है। अयस्क इनके मिलते हैं और इनके बाद इनका जो इनकी फैक्ट्री होती है वहाँ पे जाते हैं, इनको रिफाइन शुद्ध होते हैं, फिर उसी हिसाब से लोहा, तांबा, सोना, चांदी, इस्पात, एल्युमिनियम, बहुत सारी धातुएं खनिज पदार्थ वहाँ से मिलते हैं और वो बनते हैं। ये हो गया स्थल मंडल। अब हम चलते हैं, आगे है जलमंडल। तो आप जलमंडल देख लें क्या है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं, सिंपल सा बात है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे जल पाया जाता है वो जलमंडल होता है। यह जल स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जलमंडल क्या है कि जहाँ नदी बहती है, अब जैसे नदी पे तो पानी मिलतेगा तो वो जलमंडल, जल वाला स्थल हो गया। झील, जैसे बड़ी बड़ी झीलें हैं, आप भारत में जाएंगे बहुत जगहों पे, जैसे बुलर झील है, पुलिकट झील है, ऐसे बहुत सारी झीलें हैं, कुछ मानव निर्मित हैं, कुछ प्रकृति निर्मित हैं। समुद्र, जैसे आप समुद्र जानते ही, महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है जैसे, तो ये सब मिल के जहाँ पे जल पाया जाता है, बड़े बड़े जलाशय होते हैं, वो जलमंडल कहलाता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जल की बहुत ही आवश्यकता होती है, इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। यानी पानी के बिना आप, वायु जैसे हवा से हम सांस लेते हैं, वैसे पानी के बिना हम रह नहीं सकते। हमको खाना खाना है, पीना है, बिना पानी के खाना नहीं बनेगा, पानी, खाना खाने के बाद पानी पीना होगा, तो हमारे शरीर की क्रियाओं के परिचालन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, जल की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया आपका जलमंडल। अब आगे है वायुमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी है, ये है, इसके चारों तरफ ये जो पतली परत होती है जहाँ पे हवा होती है। अब ऐसा नहीं अंतरिक्ष में हवा नहीं पाई जाती है, शून्य वहाँ पे, तो लेकिन कुछ दूरी तक पृथ्वी के हवा पाई जाती है, तो वो पतली परत जो है जहाँ हवा पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। हाँ, अब ये चीज़ देखिए, जैसे ये पृथ्वी है तो ऐसे यहाँ पे जैसे हवा है, जैसे अब पृथ्वी है, पृथ्वी से आप मान लो आप 3 किलोमीटर ऊपर चले गए हवाई जहाज़ से, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी आपको हवा मिलेगी, थोड़ा कम मिलेगी लेकिन हवा मिलेगी, वहाँ आप सांस ले लोगे। लेकिन और बहुत आप 100-200 किलोमीटर चले जाएंगे तो फिर शायद वायुमंडल ना मिले, वहाँ पे वायु की कमी महसूस होगी, तो वहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के थोड़ी ही दूरी पे कुछ ही किलोमीटर तक ही है, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि जिससे कोई चीज़ पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। जैसे आप मान लो पृथ्वी है और ऊपर आप कोई गेंद फेंकते हो तो गेंद ऊपर नहीं जाती है, थोड़ी दूर जहाँ तक उसका वेग आपका फेंकने का होता है वहाँ तक जाती है, उसके बाद वो नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसीलिए जो पृथ्वी है, जो हवाएं हैं, जो वायु है, उसको वायुमंडल है, उसको गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचे रहती है, और इससे हमें
हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है, कार्बन, बहुत सारी चीज़ें वायुमंडल में होती हैं और ये हमें प्राप्त होती हैं। वायुमंडल और क्या करता है, बहुत देखिए, यह सूरज की झुलसाने वाली गर्मी व हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल जो होता है वो जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक बहुत तेज़ गर्मी होती है उससे हमें क्या करता है, हमारी रक्षा करता है, क्योंकि वायुमंडल की एक परत होती है हवा। अब उससे क्या होता है कि उसी के अंदर बादल भी बनते हैं, बहुत सारे पदार्थ सूरज में बड़े बड़े उड़ते रहते हैं और उनमें जो परतें होती हैं तो उससे सूरज की जो रोशनी है उसी से टकराती है। तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये है, यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य से जितनी भी रोशनी आती है ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे यहाँ तक जो परत है इससे टकरा जाती है, तो बहुत सारी रोशनी को ये जो वायुमंडल की परत है ये अवशोषित कर लेती है और उससे क्या होता है कि वो जो हानिकारक जो किरणें होती हैं वो हमारे ऊपर नहीं पड़ती, तो हमें रोग नहीं होता है या हमारे जीवन को खतरा नहीं उत्पन्न होता है और हम आराम से बच जाते हैं। तो ये भी हमें काम करता है, कौन, वायुमंडल हमारे लिए। तो एक तरह से ये जीवन रक्षक परत है, हमें ऑक्सीजन तो देती ही है, इसके साथ साथ सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणें हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली किरणें हैं वो क्या हो जाती हैं, उनकी ये अवशोषित कर लेते हैं या कुछ किरणों को ये परावर्तित कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी पृथ्वी पर गर्मी कम पड़ती है, हानिकारक किरणें कम आती हैं, जिससे हम बच जाते हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें कह रहे हैं कि कई प्रकार की गैस, धूल के कण, जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन होता है। अब ये देख लीजिए, जो वायुमंडल होता है उसमें केवल हवा ही नहीं होती है, प्राकृतिक गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन, एक मिनट बेटा, थोड़ा इसको क्या, ऑक्सीजन, फिर हो गया नाइट्रोजन, ये जो मिलती हैं हमारे वायुमंडल में, कार्बन डाइऑक्साइड जिससे पेड़ सांस लेते हैं, ये 3 और भी हैं, ऑर्गन हैं, हाइड्रोजन है, बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन ये 2-3 मेन हैं। तो ये क्या होती हैं, ये गैसें होती हैं। धूल के कण, जैसा जानते हैं, धूल, जैसे देखो कभी कभी आंधी आती है तो धूल के कण, तो वो भी वायुमंडल में उड़ते रहते हैं। तो देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल की जो कण होते हैं तो वो सबसे ज़्यादा सूर्य की जो किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो किरणें हैं वो नीचे नहीं आ पाती हैं, उनकी गर्मी वो अवशोषित कर लेते हैं, उनमें जो हानिकारक तत्व होते हैं उसको अवशोषित कर लेते हैं। जलवाष्प मतलब पानी की बहुत सूक्ष्म बूंदें जो होती हैं वो भी उपस्थित होती हैं, तो उससे भी क्या होता है कि सूर्य की किरणों को वो भी अवशोषित कर लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलकर वायुमंडल बना होता है। वायुमंडल किससे, गैस, धूल के कण, जलवाष्प से। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे ही वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो उसमें मौसम बदल जाता है। जैसे अभी देखो भारत में गर्मी आ गई, अभी इससे कुछ महीने पहले ठंडी थी, तो ये किस लिए था, ये वायुमंडल में परिवर्तन हुआ। सूरज की गति में परिवर्तित हुई तो उससे हमारा वायुमंडल में भी परिवर्तन हुआ, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, तो गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी तो जब हम मौसम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे हवाएं ऊपर उठती हैं और फिर जलवायु परिवर्तन होता है, तो मानसून कैसे आता है, ये आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो पढ़ेंगे। अब आगे है जयमंडल। जयमंडल क्या होता है, तो पादप एवं जीव मिलकर जैवमंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल वायु मिलकर संभव बनाते हैं। अब कह रहे हैं कि जैवमंडल क्या होता है कि जो सजीव संसार है, पादप जीव जंतु मिलकर जैवमंडल बना, हम हैं, जीव है, मछली हैं, गाय भैंस हैं, पेड़ हैं, ये जो जीवमंडल हैं ये जीवमंडल बनाते हैं। और पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, पृथ्वी ऐसा नहीं पूरी पृथ्वी जीवमंडल नहीं है, पृथ्वी के स्थल मंडल पे जैसे जीव है, समुद्र में जीव हैं, थोड़ा ऊपर जीव हैं। अब ऐसा नहीं कि पृथ्वी के नीचे घुस के जीव रहते होंगे, जो थोड़ी दूर रहते हैं, लेकिन पृथ्वी के बहुत नीचे बहुत गर्म है, तो वो पूरी पृथ्वी जीवमंडल नहीं है।
पृथ्वी का कुछ हिस्सा, ऊपर का जो स्थल मंडल है या उससे थोड़ा नीचे का हिस्सा और ऊपर वायु का हिस्सा, यही जीवमंडल है। यानी वही संकीर्ण क्षेत्र है, पूरी पृथ्वी जीवमंडल नहीं आप कह सकते। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि वह संकीर्ण मतलब जो छोटा सा हिस्सा है वो स्थल जल वायु मिलाकर ही जल मंडल बनाता है। अब ये आप समझ गए। अब इसके बाद एक चीज़ आता है परितंत्र। बच्चों ये ध्यान रखना हमेशा कि इस अध्याय से आपको 4 ही 5 चीज़ें पूछी जाएंगी कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के तत्व क्या होते हैं, कितने प्रकार उसके हैं, मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, प्रकृति निर्मित पर्यावरण क्या है, जलमंडल क्या है, स्थलमंडल क्या है, जीवमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है। ये तो इतना आपने पढ़ लिया, यही है। इसके बाद अब आते हैं एक चीज़ यहाँ पे आप पढ़ेंगे परितंत्र। क्या? परितंत्र। अब क्या है कि ये पढ़िए, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण की एवं भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ को स्थानांतरण द्वारा संबंध है। आपको समझ नहीं आया होगा, मैं अब समझा रहा हूँ सिंपल शब्दों में। देखिए, कोई तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में क्रिया करते हैं, जैसे मान लो कि हम जहाँ रहते हैं, आप या हम जहाँ रहते हैं, कोई मान लो छोटा सा गांव है, तो हर जगह का अपना परितंत्र होता है। जैसे जहाँ पानी का अपना परितंत्र होगा, समझ गए, स्थल का अपना परितंत्र होगा। जैसे पानी होगा तो पानी में क्या होंगे, जो मछली होगी, तो उसके वो अपने आसपास के जो जीव हैं, जैसे पानी में मछली भी होगी, मेढक भी होगा, मगरमच्छ भी होगा, सांप भी हो सकता है, छोटे मोटे कीड़े भी हो सकते हैं। तो आसपास एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खाती होगी, नीचे से कीड़े पतंगे खाती होगी, समझ गए कि नहीं। और भौतिक एवं रासायनिक कारकों से परस्पर क्रिया करते हैं। भौतिक कारक जैसे हो गया हवा, तो ऐसा नहीं कि पानी मछली क्या करेगी, ऊपर आके ऑक्सीजन लेगी, वो तो पानी से ही हवा लेती है। मेढक जहाँ से उसको चीज़ें रसायन मिलेगा वो लेगा। तो ये सब चीज़ें जो अपनी करती हैं, जहाँ से वो एक दूसरे से क्रियाएं करते हैं, आपस में एक दूसरे से सहयोग से जीवन जीते हैं, यही पारितंत्र कहलाता है। और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब ये एक चीज़ ये देखिए, ऊर्जा का स्थानांतरण, पारितंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण। जैसे मान लो कि क्या करेगा कि पारितंत्र में कोई नीचे मान लो ये कोई तालाब है, तालाब में क्या है, कोई जीव है, उसको क्या चाहिए, भोजन। ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, भोजन। अब भोजन वो किससे लेगा, ऐसा तो है नहीं ऊपर से भगवान जी उसके लिए टपका देंगे कि लो बेटा भोजन आ गया, या डॉक्टर जाएंगे उसको इंजेक्शन दे देंगे ऊर्जा मिल जाएगी। वो क्या करेगा, भोजन की तलाश करेगा। अब जो छोटे कीड़े पतंगे होते हैं वो किस पे जीते हैं, जो छोटी छोटी घासें होती हैं, उनकी छोटे छोटे कीट पतंगे हैं, इनको मेढक खाएगा हैं। अब मेढक को क्या करेगा, सांप खा लेगा, या मछली भी खा लेंगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेगी, समझ गए। तो ये इनका पूरा क्या हो गया, ऊर्जा का। यानी यहाँ पे ऊर्जा थी घास में, घास से कीट में गई, कीट से मेढक में गई, मेढक से सांप में गई, समझे कि नहीं। यहाँ जैसे घास हो गई, घास, घास को किसने खाया, मेढक ने, मेढक को सांप ने खाया, सांप, समझ गए। अब क्या हुआ, ये यहाँ से ऊर्जा ऐसे चली गई, सांप मर गया, मर के जब हम मर जाते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे शरीर को, हड्डियों को क्या करते हैं, वो मिट्टी में ही मिल जाती हैं। तो वो ऊर्जा जो होती है वो यहाँ मिट्टी में ही मिल गई, और फिर मिट्टी में घास जम गई। तो यानी ऊर्जा का ऐसे ऐसे स्थानांतरण हो गया, समझ गए कि नहीं। जैसे हम ही हैं, हमारा जो परितंत्र है, आप जहाँ भी रहते हैं, आप देखिए, आप क्या करते हैं, आप हवा से सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, वहाँ के लोगों से आप क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। तो ये चीज़ें हम करते हैं। तो ये हो गया हमारा परितंत्र। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये देखिए आपका परितंत्र हो गया, इस सिंपल सा उदाहरण है, मैं नीचे इसे दिखाना भूल गया। देखिए यहाँ पे जल है, ये घास है, तो घासों में देखिए ये पौधे भी उड़े हैं, तो पौधों, कुछ लोग फूल पौधों को भी खाते हैं। अब यहाँ पे बत्तख है, बत्तख यहाँ से कीड़े मकोड़े खा रही है, समझ गए कि नहीं। ये गाय, हिरन है, ये घासें खा रही है, यहाँ से पानी पी रही है। गाय से हम लोग दूध पीते हैं, हिरन को शेर खा जाता है। ये जो यहाँ पे देखो पक्षी बैठा है, ये कोई कीड़े पतंगे खाएंगे, समझे कि नहीं। अब ये मर जाएंगे तो यहीं मरेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ जी रहे हैं तो जाके हम अमेरिका में मरेंगे। तो जहाँ रहते हैं वहीं मरेंगे। तो फिर क्या होगा, हमारी जो, हमारे शरीर में जो जितने भी रसायन है, वो जो कीड़े हैं, वो जैसे हम मान लो आदमी जला दिया गया, तो जला दिया गया तो
जैसे हवा पानी तो जल गया, लेकिन जो हड्डियां हैं वो सब राख बची रहती है, तो मिट्टी में ही मिल जाती है, तो वो ऊर्जा मिट्टी में ही चली जाती है और फिर धीरे धीरे वहाँ से ये सब चीज़ें मिट्टी से हम घासें फूस उगती हैं और ऊर्जा का संचालन होता है। तो ये आपका एकदम हो गया। आगे हम अगला यही चैप्टर को अगले दिन हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है। आप सबसे निवेदन है कि इसको अच्छे से ध्यान रखिए, जो मैंने पढ़ाया जितने टॉपिक उसकी परिभाषा क्या क्या चीज़ें उसे नोट कर लीजिए और याद करिए। आपको कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।